तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 2026 के लिए जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट। तो देखें, पहला जो प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि भारतीय रेल ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा है। तो चूंकि जो पिछला पेपर हुआ था ये उसका है ये, और ये जो सवाल है करंट अफेयर से संबंधित है। तो करंट अफेयर पे वेटेज ज़्यादा रहेगा क्योंकि 2023 में यह वैकेंसी आया था और ये 2026 है। संभावना है कि मार्च या अप्रैल तक यह पेपर हो, तो उस संदर्भ में प्रश्न को देखेंगे आप और करंट अफेयर की तैयारी भी करेंगे। तो प्रश्न ये है कि भारतीय रेल ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदल कर क्या रखा है। जवाहर एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, सावरकर एक्सप्रेस या गांधी एक्सप्रेस। सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। तो नेताजी एक्सप्रेस जो है ये मतलब बहुत ही पुरानी ट्रेन है जो कि कालका, जो कि हरियाणा है, यहाँ से लेकर हावड़ा तक चलती है। और यह ट्रेन जो है 7 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। और इस ट्रेन का नाम जो है 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया था। और ये ट्रेन जो है उनके ग्रेट एस्केप यानी महान पलायन की याद में की गई थी, जब उन्होंने इसी ट्रेन में यात्रा की थी। और सन 1866 से यह ट्रेन लगातार चल रही है। और उस समय यह ब्रिटिश काल में शिमला जाने वाले अधिकारियों के लिए इस्तेमाल इस ट्रेन का किया जाता था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न है कि ऑन बोर्ड ट्रायल एंड ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन हैं। विनोद राय, रामचंद्र गुहा, प्रदीप मैगजीन या रत्नाकर सेठी। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि ऑन बोर्ड ट्रायल एंड ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई शीर्षक आत्मकथा के लेखक जो हैं रत्नाकर सेठी हैं। और यह रत्नाकर सेठी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जो कि बीसीसीआई के पहले मुख्य खेल परिचालन अधिकारी थे। और यह पुस्तक जो है ये क्रिकेट प्रशासन के जो पर्दे के पीछे की कार्यप्रणाली है, साथ ही साथ क्रिकेट में क्या चुनौतियां रही हैं और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उसके बारे में बताती है। और यह बीसीसीआई के विकास, आईपीएल की शुरुआत और क्रिकेट जगत के जो विवाद हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण, उन पर प्रकाश डालती है। और इसे वर्ष 2022 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब विनोद राय की बात कर लें तो ये कैग थे। रामचंद्र गुहा इतिहासकार हैं, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है रत्नाकर सेठी है। अब अगला तीसरा प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 162। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि अनुच्छेद 163 जो है यह राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। हालांकि कुछ मामलों में जो राज्यपाल हैं इनको अपने विवेक का प्रयोग करने का छूट दिया गया है। और जो छूट दिया गया है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो राज्य है वहाँ पे संसदीय प्रणाली बनी रहे। और कभी ऐसा होता है कि यह कोई सवाल उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकानुसार हाँ या नहीं, तो जो राज्यपाल होंगे उसका निर्णय ऐसी दशा में अंतिम होता है। और जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है राज्यपाल को, उसकी वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाता। और अनुच्छेद 164 की बात कर लें तो यह मंत्रियों की नियुक्ति, उनके शपथ और सामूहिक जिम्मेदारी और योग्यता से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और पूरा मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह या जिम्मेदार होता है।
और जो मंत्री होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर राज्यपाल जब चाहे तो बोले भाई आप साइड हो जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब हालांकि ये कानूनी तौर पर ऐसा होता है, पर व्यवहारिक रूप में ये होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, जिसे अगर किसी मंत्री को हटाकर दूसरे को मंत्री बनाना है तो उनको हटाने का काम जो है राज्यपाल के आदेश से किया जाता है। और कोई भी मंत्री जो 6 महीने तक विधानमंडल का सदस्य नहीं है वह उस अवधि के बाद मंत्री नहीं रह सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अगर विधायक या विधानमंडल का सदस्य न हो वह भी 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है राज्य विधानसभा में, अनुच्छेद 164 के तहत, है ना। और अनुच्छेद 164(1) के तहत ही झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में जनजाति कल्याण के लिए जनजाति कल्याण के लिए मंत्री बनाने का प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 165 की बात कर लें तो अनुच्छेद 165 जो है ये राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताता है। तो जिसके तहत क्या है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करता है, और यह व्यक्ति जो महाधिवक्ता है वह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। इसके अलावा इसका जो कार्यकाल है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। और अनुच्छेद 162 की बात करें तो अनुच्छेद 162 जो है यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति या एग्जीक्यूशन पावर के बारे में बताता है, जो यह बताता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है उन सभी विषयों तक विस्तृत है या फैली हुई है जिस पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। और ये जो शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, संविधान एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा जो निर्धारित सीमाएं हैं उनके अधीन और सीमित होती हैं, जिससे राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहे। तो जो अनुच्छेद 162 है यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है कि हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? फिनलैंड, आइसलैंड, लिथुआनिया या लातविया? तो हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड देश की राजधानी है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। और फिनलैंड की बात करें तो यह एक उत्तरी यूरोप का नार्डिक देश है, और जो नार्डिक देश या नार्डिक नेशन है फिनलैंड, तो यह 1917 में रूस से स्वतंत्रता प्राप्त किया इसने, और यह यूरोपीय संघ का सदस्य 1995 में बना, और सन 2023 में यह नाटो का सदस्य बना, और इसे हजारों झीलों की भूमि वाला देश भी कहा जाता है। और नार्डिक देश की बात करें कि नार्डिक देश किन्हें कहा जाता है, तो यूरोप के उत्तरी हिस्से के ऐसे देश हैं जिनमें मुख्य रूप से डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं, जो अपनी साझा इतिहास, संस्कृति और मजबूत सहयोग के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नार्डिक देश कहा जाता है, और नार्डिक का मतलब होता है उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा फिनलैंड। और अगला 5वां प्रश्न है हमारा कि लैक्टिक अम्ल किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है? ज्यामिति, टॉटोमेरिज्म या प्रकाशी या मेटामेरिज्म? तो लैक्टिक अम्ल जो है यह प्रकाशी प्रकार का समावयवता प्रदर्शित करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि लैक्टिक अम्ल जो है प्रकाशी या प्रकाशिक समावयवता प्रस्तुत करता है या बताता है। और ये जो प्रकाशिक समावयवता है यह स्टीरियोआइसोमेरिज्म का उदाहरण है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम समावयवता की बात कर लें। तो उससे पहले एक चीज़ बता दें कि जो लैक्टिक एसिड है जिसका फार्मूला C3H6O3 होता है और यह पानी में घुलनशील होता है, यह 2 प्रकार का समावयवता दिखाता है। इसके 2 रूप हैं, एक तो डी लैक्टिक एसिड और दूसरा एल लैक्टिक एसिड। तो डी लैक्टिक एसिड यानी कि डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड, और एल लैक्टिक एसिड मतलब लेवोलैक्टिक एसिड। तो ये जो डी लैक्टिक एसिड होता है असल में जो दही और जो किण्वित खाद्य पदार्थ में जो बनने वाले लैक्टिक एसिड हैं वो डी लैक्टिक एसिड होता है, और ये जो एल लैक्टिक एसिड होता है ये
मांसपेशियों में बनता है और थकान का कारण बन सकता है। मतलब इसकी वजह से थकान हमारे शरीर में उत्पन्न होता है एल-लैक्टिक एसिड की वजह से, है ना। तो अब हम समावयवता की बात करें कि होता क्या है, कि मतलब समावयवता असल में आइसोमेरिज्म, यानी कि यह एक ऐसी रासायनिक परिघटना है जिसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिक जो हैं, मतलब दो या दो से अधिक यौगिकों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला या जो आणविक सूत्र होता है वो एक समान होता है, लेकिन जो उनके परमाणु होते हैं उनकी व्यवस्था यानी कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है, या तो वो अलग होता है या जो उनका स्थानिक या स्पैटिनिक स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग होते हैं। यानी कि मतलब ऐसा रासायनिक घटना जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों का जो आणविक संरचना, जो आणविक सूत्र हो वो तो एक ही हो, लेकिन उनके परमाणुओं की व्यवस्था या उनका जो स्थानिक व्यवस्था वो अलग अलग हो, तो जिसके कारण उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से इन्हें समावयवी कहा जाता है और इस घटना को समावयवता कहा जाता है। तो जो समावयवता है असल में दो प्रकार का होता है। पहला तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समावयवता। तो ये जो संरचनात्मक समावयवता है, तो इनमें क्या है कि जो परमाणु होते हैं इनके बीच जो बॉन्ड होते हैं ये अलग अलग होते हैं। इसके उदाहरण है एक स्थान समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या है कि जो क्रियाशील समूह होते हैं इनकी स्थिति अलग अलग जगहों पर होती है। जैसे एक प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2, हालांकि दोनों के फार्मूला एक ही हैं, लेकिन इनमें जो क्रियाशील समूह होता है वो आगे पीछे लग जाते हैं। इसकी वजह से इनका जो संरचना, तो वह मतलब इनके जो रासायनिक गुण हैं वो चेंज हो जाते हैं। और संरचनात्मक समावयवता में ही एक श्रृंखला समावयवता होता है, जिसमें क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन श्रृंखला की संरचना जो है अलग अलग होती है, जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और फिर एक होता है क्रियात्मक समूह समावयवता। तो इसमें क्या है, जो क्रियात्मक समूह है यही अलग हो जाता है, जैसे एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर। हालांकि दोनों का, यानी कि एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर दोनों का फार्मूला C2H6O है, लेकिन क्रियात्मक समूह जो है अलग अलग हो जाते हैं, तो इनका नाम भी अलग हो जाता है, लेकिन इनका जो आणविक संरचना है या जो आणविक सूत्र है वो एक ही है। और एक हो जाता है रिंग चैन आइसोमेरिज्म या वलय श्रृंखला समावयवता। तो इसमें क्या है कि यौगिक जो है एक चक्रीय होता है, जबकि दूसरा जो है खुला श्रृंखला वाला हो जाता है। तो ये संरचनात्मक समावयवता की बात हो गई। दूसरा, ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें या त्रिविम समावयवता, तो इसमें क्या होता है कि परमाणुओं के बीच जो बंधन होता है वो तो एक ही समान होता है, यानी कि उनमें जो बॉन्ड होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ जो उनका जो 3D मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें इनके क्वालिटी गुणों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो जो कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म होता है या विन्यास समावयवता, ये दो प्रकार का होता है, प्रकाशीय समावयवता या ज्यामितीय समावयवता, और संरूपण समावयवता एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो असल में जो लैक्टिक अम्ल है इसमें जो समावयवता पाया जाता है वह प्रकाशीय प्रकार का होता है, और ये प्रकाशीय समावयवता जो है विन्यास या कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के तहत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, यानी कि प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। जोरहट, गुवाहाटी, जमशेदपुर या रांची। तो सही विकल्प यहाँ पे जोरहट हो जाएगा। ये असम में हुआ था सन 2022 में। 20 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम के जोरहट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई, और इसके साथ ही हमारे देश ने हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है।
इस संदर्भ में जो मौजूदा संयंत्र था उसने 500 किलोवाट सौर संयंत्र के द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन या AEM आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उत्पादन किया और भारत में यहाँ पर पहली बार AEM तकनीक का उपयोग किया गया है। AEM यानी कि आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो ये जो शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये असम के जोरहट में स्थापित किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 20 अप्रैल 2022 को। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। अब अगला देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक मध्यकाल में उत्तरी पश्चिमी भारत की लिपि कौन सी थी? अरबी, मोदी, शारदा या फिर कुटिल? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि यह शारदा लिपि थी। और प्रारंभिक मध्यकाल की बात करें यानी कि लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी, तो उस समय की बात कर रहा है। तो जो उत्तर पश्चिम भारत थे तो मुख्यतः ये उत्तर पश्चिम भारत जिसमें कश्मीर और पंजाब के हिस्सा शामिल हैं। तो यहाँ पे जो लिपि थी वो शारदा लिपि थी। और ये जो शारदा लिपि है असल में जो सरस्वती नदी है उसे शारदा के नाम से संबोधित किया जाता था उस समय, मतलब साहित्यों में। इसकी वजह से इस लिपि को शारदा लिपि कहा जाता है। और ये जो उत्तर पश्चिम भारत है विशेषकर कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों की जो प्रमुख लिपि रही है वो प्रारंभिक मध्यकाल में शारदा लिपि रही है, जो कि ब्राह्मी लिपि की ही पश्चिमी शाखा से विकसित हुई थी। और इसका नाम जो सरस्वती नदी है उसके नाम पर रखा गया था। जबकि इससे पहले खरोष्ठी लिपि हालांकि उत्तर पश्चिम भारत की मुख्य लिपि होती थी और ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग यहाँ पर व्यापक तौर से किया जाता था, लेकिन शारदा लिपि का भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। ठीक है। और अगला देखेंगे हम प्रश्न 8वां प्रश्न है कि ये रीजनिंग का है कि बोट को TB मतलब BOAT को TBAO और FAIR को RFIA लिखा जाता है। तो जैन कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल से लॉजिक है यहाँ पे। देखिए बॉट लिखा है, इसके बाद TBAO लिख दिया है। तो पहले देखेंगे अगर हम संरचना तो BOAT, तो जो सबसे लास्ट है उसको सबसे फर्स्ट कर दिया है, T कर दिया है, और जो सबसे फर्स्ट है उसको सेकंड कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। और बीच का जो O और A है इसको पलट दिया है, यानी कि O की जगह A कर दिया है और A की जगह O कर दिया है। इसी तरह से फायर में हुआ है, FAIR में, फेयर में हुआ है। ठीक है, क्या किया है? RFAI को IA कर दिया है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा। GAIN कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल है NGIA। ठीक है, तो नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा 8वें का, है ना। अब चलते हैं हम 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 9वां नंबर जो प्रश्न है हमारा कि 2025 में मानव विकास सूचकांक में भारत से उच्च स्थान किस देश का था? तो 2025 में सन 2023 यानी कि 2023 का HDR जो है उसे UNDP के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो जो 2023 का जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी हुआ है तो इसमें 193 देशों में भारत का स्थान जो है 130 आया है। प्रारंभ में यानी कि 2000 इससे पहले 2022 में भारत का स्थान 133 था, तो भारत 3 स्थान आगे आया है। अब ये पूछ रहा है कि भारत से उच्च स्थान किस देश का था? म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि श्रीलंका का स्थान जो है भारत से ऊंचा है। चीन इसमें 78 नंबर पे आया है, श्रीलंका का 89 या 89 है। जबकि भूटान की बात कर लें तो भूटान का 125 है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 168 है, और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का 150 है, नेपाल का 145 है। तो दिए गए विकल्पों में जो सही है वो श्रीलंका है, और बांग्लादेश का हमारे देश के बराबर है HDI। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा श्रीलंका। और अगला देखें 10वां नंबर प्रश्न कि तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है ये काफ़ी विशाल मंदिर है ये, और अपनी अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है।
तो इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था 1003 ईस्वी में, और यह 1010 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। 2021 में यह तमिलनाडु में स्थित है यह मंदिर, यहाँ पे विवाद हो गया था तो मामला कोर्ट चला गया था। हालांकि ये जो राजराजेश्वर मंदिर है इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और ये मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, और इसका एक अन्य नाम पेरुवुदैयार कोइल भी है, यानी कि पेरुवुदैयार कोइल। और जैसा कि बताया कि इस मंदिर का निर्माण जो है चोल साम्राज्य के महान शासक राजाराज प्रथम के द्वारा 1003 ईस्वी में कराया गया था, और 1010 में ये कंप्लीट हुआ था, और इनके ही नाम पर इस मंदिर का नाम जो है राजराजेश्वर रखा गया था। ये मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है और भगवान शिव को समर्पित है। यह लगभग 66 मीटर ऊंचा है, और इसके निर्माण में बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया गया है, और इसके शिखर पर एक स्वर्ण का कलश स्थित है। और ये जो स्वर्ण कलश जिस पत्थर पर स्थित है उसका वजन अनुमानतः 80 टन है, और ये चोल कला की अद्भुत स्थापत्य कला का नमूना है। और इसके शैली की अगर हम बात करें तो ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है, और इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता ये है कि जो इसके गुंबद है इसकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती, तो इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार का है। और ये जो मंदिर है यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, सन 1987 में इसे शामिल किया गया था, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 राजराज प्रथम। और अगला है 11वां नंबर प्रश्न कि बीटा क्षय किस बल के कारण होता है? प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, या विद्युत चुंबकीय बल, या गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो बीटा बल, जो बीटा क्षय है, जो बीटा किरणों का जो क्षय होता है ये दुर्बल नाभिकीय बल के कारण होता है। असल में नाभिक में क्या है कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, इनका अनुपात जब असंतुलित हो जाता है तो जो परमाणु हैं ये अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए बीटा क्षय से गुजरते हैं। मतलब एक प्रकार का रेडियो एक्टिव क्षय है, जिसमें क्या है कि जो रेडियोधर्मी जो नमूने होते हैं ये नाभिक के भीतर जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, या इसके विपरीत भी होता है। जो कभी कभी क्या है न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, मतलब अपने स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये बीटा क्षय से गुजरते हैं। तो ये होता है दुर्बल नाभिकीय बल के कारण। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। अगला है 13वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, मालदीव, मॉरिशस या श्रीलंका। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है। हालांकि हमारा बहुत पड़ोस का पड़ोसी देश है मालदीव, लेकिन मॉरिशस, पर यह सार्क का सदस्य नहीं है। मतलब ज़्यादा पड़ोस का नहीं है, अफ्रीका से लगा हुआ है ये, है ना। सार्क की बात कर लें या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे कि शॉर्ट में दक्षेस भी कहा जाता है, इसके 8 सदस्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान शामिल हैं। हालांकि अफगानिस्तान प्रारंभ में इसका सदस्य नहीं था, यह 2007 में हमारे सार्क में शामिल हुआ, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में की गई थी, और इसका जो सचिवालय या मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। हालांकि सन 2014 से प्रमुख शिखर सम्मेलन ठप पड़े हैं, आज तक हुए नहीं। शिखर सम्मेलन मतलब कि जो देश के प्रमुख जो देश के प्रमुख हैं वो नेता आज तक इसमें मिले नहीं हैं सन 2014 से, लेकिन औपचारिक मंत्री स्तरीय जो बैठकें हैं वो जारी हैं, होती रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 कि मॉरिशस जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है। अगला है नंबर 13वां प्रश्न कि शिवराजपुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन किस राज्य में मिला है? तो शिवराजपुर समुद्र तट जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो शिवराजपुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो मिला है ये सन 2020 में मिला था। शिवराजपुर बीच है जो कि समुद्र तट है, जो कि गुजरात के द्वारका जिले में शिवराजपुर गांव के पास स्थित है, और ये बहुत ही स्वच्छ बीच है। और
ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन या सर्टिफिकेट है, ये डेनमार्क की एक संस्था है जिसका नाम है FEE, यानी कि फेडरेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसके द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है समुद्र तटों को उनके उच्च जल गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन एवं शिक्षा मानकों के लिए दिया जाता है। और जब यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इनको मिल जाता है तो यहाँ पे क्या है, टूरिज्म जो है बढ़ जाता है, तो एक तरह से हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है। और हालांकि भारत सरकार ब्लू फ्लैग कार्यक्रम में ऑफिशियली सन 2018 में भाग लिया, और हालिया की अगर हम बात करें वर्ष 2026 की, तो अभी हमारे देश में जनवरी महीने के हिसाब से 18 समुद्र तट इसमें शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सन 2025 में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया। इनमें शामिल हैं श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर। तो कुल वर्तमान में शिवराजपुर को मिला के 18 समुद्र तट ऐसे शामिल हैं हमारे देश के, जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, गुजरात। और अगला है 14वां नंबर प्रश्न की न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करने वाला स्व प्रतिरक्षी रोग कौन सा है। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है असल में एक विशिष्ट प्रकार का सिनेप्सिस है, जो कि एक मोटर न्यूरॉन और मांसपेशी फाइबर के बीच एक रासायनिक सिनेप्स होता है। यहाँ पे क्या है कि मोटर न्यूरॉन जो है कंकाल की मांसपेशी जो है फाइबर के साथ संचार करता है और हमें मतलब सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है। और हमारे मतलब कुछ ऐसे काम करने पर, यानी कि किसी काम को किए जाने में यह एक सहयोग प्रदान करता है। मतलब कि काम अगर होना है तो इसके थ्रू होता है और काम चलता है। कि मांसपेशियाँ क्या है, जो रासायनिक संकेत देती हैं उस मतलब उसमें परिवर्तित हो जाती है और मांसपेशी को डीपोलराइज कर देती हैं, जिससे एक श्रृंखला प्रक्रिया शुरू होती है और मांसपेशी जो है हमारे शरीर की वो गति करने लग जाती है। और ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसको प्रभावित करने वाला जो सबसे सामान्य रोग है वो माइस्थीनिया ग्रेविस है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वह गलती से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर हमला कर देती है और हमारे मांसपेशियों में थकान और कमजोरी होने लगता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, है ना, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करने वाला जो स्व प्रतिरक्षी रोग है वह माइस्थीनिया ग्रेविस है, जब जो कि सबसे सामान्य रोग है ना। अब अगला देखेंगे 15वां नंबर प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 15 है कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था। बालासुर, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम या व्हीलर द्वीप। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, श्रीहरिकोटा, है ना। तो इसका जो चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण जो है श्रीहरिकोटा से हुआ था। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था इसे 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। और इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम PSLC C11 था, उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और इसे 8 नवंबर 2008 को शाम 5:05 पर चंद्रमा के कक्षा में स्थापित किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, है ना। और 8 नवंबर 2005 को शाम 5:05 चंद्रमा की कक्षा में इसे स्थापित किया गया, चंद्रयान 1 को। और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मतलब कि श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और इसी केंद्र से, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। और ये जो चंद्रयान 1 है ये भारत का पहला चंद्र मिशन था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की रासायनिक, खनिजी और फोटो वैज्ञानिक मानचित्रण करना था, जिसमें चंद्रयान 1 में भारत, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण थे, जिनमें से 5 उपकरण भारत में निर्मित थे। और इस मिशन में एक मून इम्पैक्ट प्रोब भी शामिल था। और चंद्रयान 1 के द्वारा मैग्मा महासागर की परिकल्पना की पुष्टि की गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा कभी पूरी तरह से पिघला हुआ था। इसके अलावा
चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर टाइटेनियम का पता लगाया, कैल्शियम की उपस्थिति की पुष्टि की और यह भी बताया कि चंद्रमा पर जो मौजूद लोहे हैं, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और तो उनकी सटीक मात्रा कितना है ये भी प्राप्त किया। इसके अलावा चंद्रयान 1 जो था इसका लागत कुल 386 करोड़ रुपए था, या यूं कहें कि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक, तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 2, कि चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से हुआ था। ठीक है, अगला 16वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यता या राज्यपाल का कार्यकाल। तो 157 जो है यह राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताओं के बारे में बताता है। तो यह राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, तो नंबर 3 सही हो जाएगा। 2 अर्हता हैं राज्यपाल के संबंध में, सिर्फ ध्यान रखिएगा। पहला ये कि भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र जो है 35 साल हो, यानी कि 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। तो भारत के राज्यों की जो राज्यपाल हैं उनके लिए योग्यता जो कि 157 में बताया गया है, अनुच्छेद 157 में सिर्फ 2 हैं, भारत का नागरिक हो और उनकी उम्र जो है 35 वर्ष हो। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 157 जो है ये राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। अगला 17वां नंबर प्रश्न कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे उनका नाम है पार्श्वनाथ। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और झारखंड के समेत शिखर जो कि गिरिडीह जिला में है वहाँ पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म के सिद्धांतों का इन्होंने प्रचार भी किया था, जिसमें मुख्यतः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। और अगला 18वां प्रश्न है कि इनमें से भिन्न चुनिए, डिफरेंट बताइए कौन है, इनमें से अलग कौन है? अंपायर, स्टंप, बेल्स या बल्ला? तो देखिए, स्टंप्स, बेल्स, बल्ला ये क्रिकेट खेलने के समान है और अंपायर डिसीजन देता है। तो यहाँ पे अलग कौन है? अंपायर हो जाएगा, तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और अगला 19वां नंबर प्रश्न है कि प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो 1 हेक्टेयर की बात कर रहा है कि 1 हेक्टेयर यानी कि प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, समझिएगा आप। उत्तर प्रदेश जो है यह भारत में कुल गन्ना उत्पादन और खेती के क्षेत्रफल में अग्रणी है, यानी कि उत्तर प्रदेश गन्ना के उत्पादन और खेती का क्षेत्रफल रखने के मामले में नंबर 1 पर है। जबकि सवाल पूछ रहा है कि प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन, तो प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में तमिलनाडु राज्य जो है यह अग्रणी है, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन के मामले में तमिलनाडु राज्य नंबर 1 पर है। और कुल गन्ना उत्पादन के बाद के मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, यानी कुल गन्ना के उत्पादन एवं खेती का क्षेत्रफल रखने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला है 20वां नंबर प्रश्न कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मुद्रा क्या है? दिरहम, रुपया, दिनार या फिर रियाल? तो सही विकल्प दिरहम हो जाएगा। यूएई की मुद्रा का नाम दिरहम है। इसके अलावा दिरहम जो है ये आर्मेनिया और मोरक्को के भी मुद्रा का नाम है। रुपया की बात करें तो हमारे देश भारत में चलता है, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स में चलता है। वहीं दिनार की बात करें तो मुख्यतः ये कुवैत के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा बहरीन, जॉर्डन, अल्जीरिया, इराक, लीबिया और ट्यूनीसिया में भी दिनार चलता है। वहीं रियाल की बात करें तो यह सऊदी अरब, कतर, ओमान और ईरान में चलता है रियाल। जबकि ब्राज़ील की मुद्रा का नाम रियल है। ठीक है, REAL, रियल। ठीक, और अगला है 21वां नंबर प्रश्न कि 1 से 100 तक अंक लिखने पर 2 कितनी बार आता है? मतलब ऐसा कि हम 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखें तो 2 कितनी बार आता है आपको बताना है। तो ये 2 है, आप गिनती करो कितनी बार आता है। 1, 12, 22, फिर 32, 42 ऐसे करके देखेंगे आप, तो ये टोटल क्या कहते हैं 20 बार आता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि
12 के बाद फिर 21 से लेकर 29 तक भी आता है ना, ये भी ध्यान देना है। तो सही विकल्प जो है यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि 20। और अगला 22वां नंबर प्रश्न है कि श्रृंखला पूरी करें। 10, 100, क्वेश्चन मार्क, 310, 430। बताना यहाँ पे क्या आएगा, 190, 200, 210, 205। तो सिंपल देखिए, 10, 100, क्वेश्चन मार्क छोड़ दीजिए, 310, 430। चलिए घटाते हैं, 430 में 310 कितना बचता है, 120। ठीक है। और 100 में से 10 घटाते हैं कितना बचता है, 90। तो वैसे देखिए, हम अब जोड़ के देखते हैं, 10 + 90 100 हो गया। ठीक है। तो एक चीज़ देखेंगे हम कि 310 में क्या जोड़े हैं कि 430 में 120 जोड़े हैं। तो अब हम यहाँ पे 90 जोड़े हैं 10 में, तो 100 हुआ है। अब 100 में हम 10 बढ़ के जोड़ेंगे, 100 जोड़ते हैं, तो 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे सही विकल्प 200 हो जाएगा। फिर 200 में 110 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 310 हो जाएगा। और 310 में 120 जोड़ देंगे तो 430 हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि यहाँ पे श्रृंखला में 200 आएगा। ठीक है, सही विकल्प 2 नंबर 2 आएगा। और यहाँ पे जो अंक आएगा वो जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो 200 आ जाएगा डिजिट। ठीक है, तो सही विकल्प 200। अगला 23वां नंबर प्रश्न। 23वां नंबर प्रश्न है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कौन से क्रम के थे। 11वां, 22वां, 20वां या 10वां। तो सही विकल्प यहाँ पे, तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, तो यह 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, जिससे कि बर्मिंघम 2022 के नाम से भी जाना जाता है। और यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किए गए थे, जिसमें भारत जो है, यानी हमारे देश ने कुल 61 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज थे। इसके साथ चौथा स्थान हासिल किया था। और नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, सेकेंड पे इंग्लैंड था और थर्ड पे कनाडा रहा था। और इन्हीं खेलों में महिला T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। कुल 72 देशों ने इसमें भाग लिया था और इसमें 19 खेल शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल हैं यह 22वें क्रम के खेल थे। अगला है 24वां नंबर प्रश्न कि सुगौली की संधि कब हुई थी, 1810 में, 1816 में, 1824 में या 1826 में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि सुगौली की संधि जो है यह 1816 में हुई थी। तो जो संधि है, सुगौली की संधि, असल में 4 मार्च 1816 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी, जिसने आंग नेपाली युद्ध जो कि 1814 से 1816 तक चला उसको खत्म किया। ठीक है। और अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं है या नहीं आता है। गृह राज्यों का विभाग, आंतरिक सुरक्षा, विधि एवं व्यवस्था। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि विधि एवं व्यवस्था यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग नहीं है, बल्कि यह उसके एक विभाग के अंतर्गत आने वाला विभाग है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है 26वां प्रश्न कि पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी, 1665 ईस्वी, 1675 ईस्वी, 1775 ईस्वी या 1660 ईस्वी। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी में हुई थी। और यह संधि शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के बीच हुई थी। और ये जो मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम थे, ये औरंगजेब की तरफ से थे। और जिसके तहत क्या हुआ था कि जो शिवाजी थे, इन्होंने अपने 35 किलो में से 23 किले जो हैं, ये जो फोर्ट हैं, इन्होंने मुगलों को प्रदान किया। और जो इनका पुत्र था संभाजी, उनको 5000 मनसबदार के रूप में मुगल सेवा में भेजे और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की मदद करने का वादा किया। और
इन शर्तों की को पूरा करने पर 12 किलों पर और राजगढ़ रखने की अनुमति मिली और उनको मुगल दरबार जाने का अवसर मिला, है ना। और इस पे जो हस्ताक्षर हुआ था पुरंदर की संधि पे 11 जून 1665 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।